अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज है 5 जुलाई 2020। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करके मार्शल लॉ लगा दिया था। पीपल पार्टी की हुकूमत इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाती है। उनका कहना है कि आज के दिन पाकिस्तान के हुकूमत पर, आइनी हुकूमत पर, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उस पर शब खून मारा गया। लेकिन दोस्तों, इसका एक पहलू और भी है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक बहुत बड़ा लीडर और एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित करने की कोशिश करते हैं। हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मौजूद होती हैं, लेकिन ये तारीख फैसला करती है कि उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा थी या बुराइयाँ। इसमें कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक काबिल इंसान थे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि हर काबिल इंसान मुल्क का अच्छा सोचने वाला भी हो। मैं माजी से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कुछ वाक़यात आपकी खिदमत में गोश गुजार करता हूँ। बाकी फ़ैसला आपने खुद करना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अच्छे इंसान थे या किस तरह के इंसान थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना को इंतखाबात में हराने के लिए उन पर तोहमत तक लगाई और उनके खिलाफ तकरीर करते हुए ये मानी खेज जुमला कहा कि इसने शादी क्यों नहीं की अभी तक। कहा जाता है कि भुट्टो का ये शर्मनाक इल्ज़ाम सुनकर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कुछ गैर मुल्की सहाफ़ी रो पड़े थे कि ये कैसी कौम है। गैर मुल्की सहाफ़ियों का कहना था कि ये कैसी कौम है जो इस खतून पर बहतान लगा रही है, जिसको ये मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ कहते हैं। कायदे मिल्लत की बहन पर यह तोहमत इस जमहूरी चैंपियन के चेहरे पर वो दाग है जो कभी नहीं मिट सकेगा। 1965 की जंग के हवाले से इंतहाई लिबरल और फौज मुखालफ समझे जाने वाले नजम सेठी के मुताबिक ये भी भुट्टो की इक़्तिदार में हवस का ही नतीजा था। उनके अल्फाज ये हैं। तारक अली काफ़ी मशहूर स्टूडेंट लीडर थे। इन्होंने इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो से 1965 की जंग के बारे में पूछा, जब वो अयूब खान को छोड़ चुके थे, कि ये जंग आपने क्यों की थी और आपने की थी या इंडिया ने। भुट्टो ने जवाब दिया कि हमने की थी। मुझे यकीन था अगर हारते हैं तो अयूब खान गिर जाएगा, अयूब खान गिरेगा तो मेरा रास्ता खुल जाएगा, अगर जीत गए तो हीरो बन जाएंगे, क्योंकि मैं ही वज़ीर ख़ारजा था। दोनों सूरतों में मेरी जीत थी। महज अपना रास्ता साफ करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया। अगर पाक फौज अपनी जानों पर ना खेलती तो शायद हम लाहौर हार जाते। शेख मुजीब जब अगरतला साजिश में पकड़ा गया और अयूब खान इसको गद्दारी के जुर्म में सज़ा देने लगा, तो इसको छुड़ाने के लिए भुट्टो ने मुलगीर मुहिम चलाई और बदतरीन हालात में इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। लेकिन जब शेख मुजीब ने इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया और भुट्टो के मुकाबले में दुगने वोट ले लिए, तो भुट्टो ने इक़्तिदार उसके हवाले करने से इनकार कर दिया और उसको गद्दार करार दे दिया और ये मशहूर नारा लगाया, इधर तुम उधर हम। इसके बावजूद जब कुछ लोगों ने शेख मुजीब के ढाका में बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की बात की, तो भुट्टो ने धमकी दी कि जो ढाका गया मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। बंगाल अलग हुआ, बचे हुए पाकिस्तान पर भी भुट्टो की जमहूरी हुकूमत ना बन सकी और भुट्टो 3 साल तक के लिए सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। इस हवाले से रोहिदाद खान अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि भुट्टो ने मुझे रात को 10 बजे बुलाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि आप जाग रहे होंगे। मैंने कहा कि किताब पढ़ रहा हूँ। कहने लगे कि ये याहिया ने क्या कर दिया, इसने मुझसे पूछे बगैर ढाका इजलास की तारीख तय कर ली। ये तारीख गलत फिक्स की गई है, इसको चैलेंज कराओ। मैंने कहा कैसे। बंगाली तो मान गए हैं। भुट्टो ने कहा बहुत आसान है, ढाका में एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा कराओ, एयर गैस होगी, लाठी चार्ज होगी, कुछ लोग मरेंगे, तारीख तब्दील हो जाएगी। रोहिदाद खान के मुताबिक भुट्टो नहीं चाहते थे कि ढाका में इजलास हो, क्योंकि भुट्टो समझ गए थे कि जब तक मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा है वो कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, क्योंकि वो कभी मुजीब से नहीं जीत सकते। इसलिए मार्च से सितंबर तक भुट्टो ने कुछ नहीं किया। जब पाक फौज मुल्क बचाने के लिए दीवाना वार लड़ रही थी, अगर इस वक्त भुट्टो सियासी भाग दौड़ करते और मुजीब को राज़ी कर लेते तो शायद ये सानिया ना होता। फिर जब इंडिया ने हमला किया और मुल्क टूटने की नौबत आ गई, तो वो उसको अक़वाम मुत्तहिदा में रोकने की बजाय कागजात फाड़ कर इजलास छोड़कर आ गए। भुट्टो ने बंगालियों को सूअर के बच्चों कहकर मुखातिब किया। उसकी वो तकरीर आज भी सुनी जा सकती है। पाकिस्तान टूट गया, भुट्टो ने जना के पाकिस्तान को कत्ल कर दिया, महज इसलिए कि उसको इक़्तिदार मिल सके। बिलाखिर भुट्टो को इक़्तिदार मिल गया। अक़वाम को पहली बार ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जैसे आटा और चीनी के हसूल के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ा और उनको महंगाई के मानी मालूम हुए। अहमकाना माशी फैसलों और कमज़ोर सफारतकारी ने ऐसे मुआहदे करवाए कि पाकिस्तान को अपने कई साल की चावल की फसल शहंशाह ईरान की ज़मानत पर गिरवी रखवानी पड़ी और शिमला मुआहदे में जंग बंदी लाइन को कंट्रोल लाइन करार दिया गया। दूसरे लफ्ज़ों में अपने पानियों को इंडिया के हवाले करना पड़ा। वूलर बिराज के मामले में इंडिया को ना रोका जा सका। हाँ, जनरल ज़िया के पैदा किए गए मुजाहिदीन ने बाद में इस पर हमले करके इसकी तनसीबात को कई बार नुकसान पहुँचाया। बाद में भी हालात कुछ अच्छे ना रहे। भुट्टो ने जिस सोशलिज्म का नारा लगाया था, इसके मतलब इनकी अहलिया नुसरत भुट्टो ने बरमला इतराफ़ किया था कि मार्क्सिज्म से अखज़ किया गया है, जिसने करोड़ों को खुदा की ज़ात का मुनकर कर दिया और आज भी कर रहे हैं। इसके नतीजे में
صنعتیں قومیالی گئیں جس سے نہ صرف ملک سے سرمایہ نکل گیا بلکہ صنعتیں اور بعض ادارے ایسے تباہ ہوئے کہ آج تک دوبارہ نہیں اٹھے۔ شراب کھلے عام پی جانے لگی، پاکستان میڈیا پر پہلی بار بے حیائی اور اس دور کے لحاظ سے نظر آنے لگی، یہاں تک کہ کراچی میں دنیا کا سب سے بڑا کسینو بننا شروع ہوا جس کا محیط ڈھانچہ شاید آج بھی کلفٹن کے ساحل پر موجود ہے۔ جمہوری حکومت کے شاندار کارنامے کے بعد وہاں جو کچھ ہوتا اس سے کم از کم اسلامی دنیا میں پاکستان کے وقار میں زبردست اضافہ ہوتا۔ بھٹو کے خلاف تحریک نے زور پکڑا اور آہستہ آہستہ مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ وہ تو بھٹو نے اعلان کیا کہ میرے ہاتھ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ سمجھنے والے خوب سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ ملکی سیاست میں پہلی بار فرقہ وارانہ رنگ بھر دیا گیا۔ یہ رنگ نہیں بلکہ زہر تھا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ ظفر علی شاہ روڈ پر جیالوں نے مولانا شاہ احمد نورانی کی داڑھی نوچی، ان کا حبہ پھاڑا اور ان کی پگڑی لیو لیر کر کے لے گئے۔ سو یہودی ایک مدودی کے نعرے لگے۔ بھٹو صاحب کے مسلوب ہونے پر یہ فرقہ وارانہ رنگ اور شدید ہو گیا اور آج تک قائم ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ بھٹو کے اس نعرے کا اثر یہ ہے کہ آج بھی ملک کے 30% آبادی فرقے کی بنیاد پر ووٹ ڈالتی ہے۔ میری یہ بات کچھ لوگوں کو سخت لگے گی لیکن یہ سچ ہے۔ بھٹو نے امریکی مخالفت کے باوجود ایٹمی پروگرام پر کام جاری رکھا جس کی ضیاء نے اس سے زیادہ تیز رفتاری سے تکمیل کی، لیکن ان حالات میں ملک کی سالمیت جس خطرے میں دوچار تھی اس کو ایٹم بم بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ سن 1970 کے انتخابات میں کھلی دھاندلی پر پورا ملک سراپا احتجاج تھا اور بہت سی جانوں کے ضیاء اور فسادات کے بعد بھٹو کو پاکستان قومی اتحاد کے دوبارہ الیکشن کے مطالبے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے، لیکن جب دستخط کا موقع آیا تو بھٹو عین وقت پر مسلم ملکوں کے دورے پر چل دیے اور مخالفین بھٹو کی اس چال یا دھوکے کو سمجھ کر چیخ اٹھے، یہاں تک کہ ملک میں سول وار برپا ہونے کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جنرل ضیاء الحق نے ایک فرض شناس سپاہی کی طرح میدان میں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملک کی خود اپنے آپ کو برباد کر دینے کی سمت میں جاری اس مارچ کو روکا جا سکے، اور برطانوی پارلیمانی طرز جمہوریت کو اس بساط کو لپیٹ دیا گیا۔ یہ حقیقت ہے بھٹو زندہ ہے لیکن اس ملک کی قوم میں جب تک شعور نہیں آئے گا تب تک اس ملک میں غدار زندہ ہی رہیں گے، اور جرنیل چاہے لاکھ ملک کا بھلا کر جائیں عامر ہی کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری قوم کو عقل و شعور عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ حافظ۔